तो उसको थोड़ा सा बनना है कि एक नॉलेज इकॉनमी का हिस्सा कैसा है और एक लोगों तक वो एक्सेसिबिलिटी कैसे इंश्योर करता है, इन पॉजिटिव्स एंगल से लेकर उसके ऊपर आकर बात करना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो अल्कोहलिक है या जो नशे की समस्याएं हैं उसके रिलेटेड कैसे तैयार करना है। 21% महिलाएं जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे रही है छत्तीसगढ़ के स्टेट असेंबली में, जो इंडिया में सबसे अधिक है। जो अच्छा हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा बात करने का प्रयास करेंगे या अच्छा क्या कर सकते हैं बच्चियों के लिए। और खैर आंगनबाड़ी तो ओवरऑल होलिस्टिक आता है, बट हाँ कहीं ना कहीं उस आंगनबाड़ी से वुमेन्स राइट तो रिकॉग्नाइज होगा, उनके बच्चे का केयर तो होगा। सोशल मीडिया कोई न्यूज़ चैनल के जैसा नहीं, सोशल मीडिया एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, मतलब कि वो किस तरीके से आपको, पहली बात तो नॉलेज इकॉनमी का पार्ट बनता है कि जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी हर किसी तक बहुत इजी फॉर्म में और बहुत जल्दी पहुंचाता है। तो स्टिल एग्जिस्टिंग ऑफ पर्दा सिस्टम, आज भी पर्दा व्यवस्था चलती है, जमानों में चल रही है, ठीक है ना। तो नशा की समस्या एक सामाजिक, कहीं ना कहीं एक सामाजिक समस्या के रूप में। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटॉक्सिकेंट, अभी इससे क्या समझते हो, जो बांध के रखते हैं, और यहीं से महिला सशक्तिकरण की शुरुआत होती है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ऐसे। अभी कुछ इंडिया का देखे थे ऐसे अभी तक, आज थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे, फिर एक आध दो इंटरनेशनल ऐसे भी देखेंगे। इंटरनेशनल सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे इजराइल फ़लस्तीन ही है इस बार, है ना, दिया था मैंने। तो टेस्ट में 4 ऐसे दिया था, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात करूँगा फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट में 4 ऐसे कौन कौन से दिए थे, इजराइल पैलेस्तीन, ये नहीं था, कौन कौन सा था, अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना। दूसरा स्पेस प्रोग्राम डेवलपमेंट था या स्पेस डेवलपमेंट था, स्पेस डेवलपमेंट। तीसरा सोशल मीडिया, नए ज्ञान का उदय ऐसा कुछ था, और विकसित भारत। ये चारों को कवर करना ही है किसी भी हालत में, ये तो कर चुके थे, बाकी 3 तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो सोशल मीडिया, इसके ऊपर लिखने का प्रयास ज़रूर करना, ठीक है। और सोशल मीडिया का केवल नेगेटिव नहीं गिनाते रहना, पॉजिटिव भी बताना है। सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या था सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया मतलब न्यूज़ नहीं है। मैंने देखा कि मीडिया मतलब सिर्फ न्यूज़ समझकर न्यूज़ के बारे में बात करके चले गए। सोशल मीडिया मतलब न्यूज़ नहीं होगा। तो सोशल मीडिया मतलब आपका केवल वो न्यूज़ चैनल नहीं है कुछ, सोशल मीडिया मतलब सारे वो प्लेटफॉर्म जो हमारे को नॉलेज का एक सोर्स है। तो पॉजिटिव्स भी हैं उसके और नेगेटिव्स भी हैं, तो केवल नेगेटिव्स नहीं है ना। पॉजिटिव्स में जैसे इन्फ्लुएंसर, रिकग्निशन ऑफ टैलेंट, इन टैलेंट्स का कभी रिकग्निशन हो ही नहीं पाता अगर सोशल मीडिया नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे टैलेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ढिंचाक पूजा, ठीक है ऐसे बड़े बड़े टैलेंट्स हैं जो इनका रिकग्निशन हो पाया, नहीं तो इन टैलेंट्स का रिकग्निशन नहीं हो पाता। अब उसको आप जिस भी तरीके से लो, फेमस तो ऐसे लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया का आपको यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट में आना था। सोशल मीडिया कोई न्यूज़ चैनल के जैसा नहीं, सोशल मीडिया एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, मतलब कि वो किस तरीके से आपको, पहली बात तो नॉलेज इकॉनमी का पार्ट बनता है कि जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी हर किसी तक बहुत ईजी फॉर्म में और बहुत जल्दी पहुँचाता है, ठीक है ना। और उसी तरीके से तो एक तो होता है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, दूसरा नॉलेज इकॉनमी का हिस्सा है। वो एक आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, और नॉलेज इकॉनमी का मतलब कि जो नॉलेज की चीज़ों को लेकर जाके आर्थिक रूप से उसके काम करते हैं। घर बैठकर सोशल मीडिया के थ्रू हम कुछ प्रमोट कर रहे हैं, कोई रील्स बना रहा है, कोई डिजिटल प्रमोशन कर रहा है, तो ये सबका वो अलग अलग क्या है, एक मीन है, ठीक है ना, एक माध्यम है। तो उसको थोड़ा सा बनना है कि एक नॉलेज इकॉनमी का हिस्सा कैसा है और एक लोगों तक वो एक्सेसिबिलिटी कैसे इंश्योर करता है, इन पॉजिटिव्स एंगल से लेकर उसके ऊपर आकर बात करना, ठीक है। इसके बाद जब इसमें सिक्योरिटी इशू में जाओगे तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करना है। मैं एक एंगल बता रहा हूँ कि कौन कौन से एंगल को टच और करना था। तो सोशल मीडिया को अलग अलग ग्रुप में, एक तो हो जाएगा आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, एक होगा एज अ एंटरटेनमेंट, एक शिक्षा या ज्ञान के लिए, एजुकेशन, मीन ऑफ एजुकेशन, एक होगा इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए, एक हो सकता है आपका एम्प्लॉयमेंट। सोशल मीडिया भी एक प्रकार से क्या है, रोजगार का स्रोत है, ठीक है ना। तो एक एम्प्लॉयमेंट का भी इसमें एंगल है। तो अलग अलग एंगल से उसको आपको प्रेजेंट करना था। इश्यूज़ में बात करोगे साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर एक ऐसे भी करेंगे या बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी में भी सबसे नया इशू क्या आया है, डीप
डीप फेक से भी बड़ा अभी एकदम और ज़्यादा नज़दीक क्या आ गया है, जूस हाईजैकिंग। जूस हाईजैकिंग पता है? नहीं पढ़ना उसके बारे में। मतलब जो ये पोर्ट्स है ना, ऐसे जो पब्लिक पोर्ट्स है, उसमें जब चार्ज कर रहे हैं रेलवे स्टेशन वगैरह में, तो उसके ऊपर चालू कर दिया क्या है, डेटा को हैक करना। तो उसको उसमें भी नया चल रहा है। वैसा तो चीज़ें आएंगी नहीं उधर, पर कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जब इश्यूज़ पड़ेंगे तो वहाँ पर इसको बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, विकसित भारत संकल्प प्रॉपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट का है और पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट ही अपना आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं 2047 पे भारत कैसा होगा उसके लिए क्या है, एक विजन है, विकसित भारत संकल्प। क्लियर है? तो इंडिया एट 2047 बोल सकते हो इसको। इसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गवर्नमेंट ने, तो वहाँ से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। स्पेस डेवलपमेंट, एक तो चंद्रयान भी अपने आप में एक ऐसे आ सकता है, क्लियर है, बट मेरे को लगता है कि चंद्रयान एक सिंगल टॉपिक को इतना बड़ा ऐसे बना के दे भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। पर स्पेस डेवलपमेंट को अच्छे से ध्यान रखना, और चंद्रयान 3 के कारण ही। फिर आदित्य L1 20 साल गया। तो जब क्या करोगे ना, इंडिया के स्पेस को देखो, एक तो होता है कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक रूप से आओगे। फिर डाइवर्सिटी बताना, उसमें विविधता क्या, हमारे स्पेस जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें विविधता किस रूप से दिख रही है। तो एक तरफ इसरो और एक तरफ DRDO, दोनों को। इसरो में जाकर इसरो के प्रोग्राम्स के बारे में बात करना है। इसरो के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। फिर इसरो कैसे उस तरीकों को क्या कर रहा है, उससे अर्न करने का प्रयास कर रहा है। तो उस तरीके से इसरो के डेवलपमेंट से लेकर चीज़ों को बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जब इसको प्राइवेट को उठा सकते हैं। हाँ, जिनको किया है देंगे, क्यों नहीं देंगे, इसके सारे होंगे। मैं बोल रहा हूँ क्या, एक स्पेस जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन चल रहा है वो तो ठीक है, दूसरा हमारा सिक्योरिटी कंसर्न या वो सकते हैं जो DRDO जो कर रहा है वो। फिर उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन में ड्रोन्स भी बताओगे कि UAV भी आज के डेट में क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं स्पेस डेवलपमेंट पे और उसके हिस्सा बन चुका है। तो ये तीनों को लेते हुए थोड़ा सा बात करना है। वहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी आपका इसरो पे ही रहेगा, बट थोड़ा सा फोकस इधर भी करते हुए ऐसे को लिखना है। तो अभी जब ऐसे का डिस्कशन लूँगा, चारों ऐसे का, तो वहाँ पर एक फ्रेमवर्क के रूप में उसको मैं बता दूंगा। आपका जब वेडनेसडे को ऐसे का कॉपी मिलेगा ना, तो उसको एक फ्रेमवर्क के रूप में बता दूंगा। और कल टेस्ट कॉपी के बाद दोनों पेपर को डिस्कस करूंगा, या हो सकता है मॉर्निंग एक को डिस्कस करके पहले अपलोड कर दूंगा। अप्लाइड का बचा हुआ है, ठीक है, अप्लाइड का डिस्कशन बचा हुआ है ना। और क्या था दूसरा पेपर, तो कल ही है ज्योग्राफी, तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का तो कल होगा ही होगा। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे ऐसे पे, और थोड़ा सा समझते हैं कि CG पे ऐसे का रेंज क्या होगा, किस तरह के ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ पे, और कौन कौन से क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले कुछ टॉपिक्स लिखवा दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ ऐसे के, जितना यहाँ पर हम कर पाएंगे करेंगे, बाकी आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ कुछ करते रहना। सबसे पहला ऐसे जो होगा वो क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऐसे फॉर छत्तीसगढ़ महतारी वंदन, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट महतारी वंदन। अब महतारी वंदन योजना पे जब आप लिखोगे तो बाकी भी जितने गवर्नमेंट के क्या है वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं उसको उसके साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना, फर्स्ट थिंग महतारी वंदन। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो प्रॉब्लम किसकी है, एक बहुत बड़ा इशू बना अल्कोहलिज्म, हर साल रहता है नशाखोरी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो अल्कोहलिक है या जो नशे की समस्याएं हैं उसके रिलेटेड कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। तो नशा की समस्या एक सामाजिक, कहीं ना क्या एक सामाजिक समस्या के रूप में। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटॉक्सिकेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंटॉक्सिकेंट, जिसमें से अल्कोहल से लेकर ड्रग्स से लेकर हर चीज़ आ जाएगा, ठीक है। पर हम लोग मेनली छत्तीसगढ़ जो करता है फेस वो क्या है, अल्कोहल से करता है। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है ना, एज अ सोशल इश्यूज। सामाजिक मुद्दे छत्तीसगढ़ में क्या क्या चल रहे हैं पहले वो देख लेते हैं ना। तो सामाजिक मुद्दे पे पहले ऐसे के रीजन देख लेते हैं, सोशल इश्यूज पे छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो एक तो आपका वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक इशू से लेकर हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। दूसरा नशाखोरी। तीसरा है धर्मांतरण, रिलीजियस कन्वर्जन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, रिलीजियस कन्वर्जन। रिलीजियस कन्वर्जन इन छत्तीसगढ़। चौथा क्या है छत्तीसगढ़ में,
अनबैलेंस्ड ग्रोथ, और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं आपका कि जो क्या है सामाजिक दूरियां देखने को मिलती है या सोशल इनइक्वालिटीज़, सोशल इनइक्वालिटीज़ इन छत्तीसगढ़, सोशल इनइक्वालिटीज़, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद एक अलग से ये दो टॉपिक को अलग से हम लोग कर लेंगे, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट। और ये जो टॉपिक्स आएंगे ये सीधा सीधा क्या हो रहा होगा विभाग के हिसाब से, जैसे एक बार आ गया था ऐसे इसी तरीके का, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वुमेन डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन अफेयर्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डायरेक्टली इन डेवलपमेंट्स को देखेंगे उस मंत्रालय के हिसाब से या उस विभाग के हिसाब से कि उस विभाग ने इससे संबंधित क्या काम किया। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के जो लास्ट के 4 चैप्टर है चारों अपने आप में ऐसे होते हैं, ठीक है ना। उसमें नगरी को हटा दो तो जो वो क्या होते हैं, नगरी को रखो, शहरी को हटा दो तो बाकी सारे चैप्टर, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, ठीक है। एक और आपका क्या हेल्थ। अब एक टाइम पे बहुत चल रहा था छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य से संबंधित, जब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था क्या कि यूनिवर्सल हेल्थ देंगे छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल की सरकार आई तो उस टाइम चल रहा था लोग का, दे तो नहीं पाए लेकिन बोले तो जरूर थे, ठीक है। तो हेल्थ के रिलेटेड भी थोड़े से इश्यूज़ को ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिकली जो हेल्थ का इशू होगा ये सारे को लिखने में मदद कर रहा होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कुछ डेटा है जो कि ये सामाजिक मुद्दों पे सीधा जाकर बात करेगा, ठीक है। तो सोशल एंगल पे जो छत्तीसगढ़ पे दिखता है वो ये दिख रहा है। फिर इकोनॉमिक्स में जो आएगा वो बजट से ही 2 चीज़ आ सकते हैं, एक तो ग्रेट छत्तीसगढ़ की अवधारणा है और दूसरा क्या है 10 स्ट्रेटेजिक पिलर्स ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। तो एक तो क्या है छत्तीसगढ़ है 2047, छत्तीसगढ़ का कैसे विकास किया जाएगा 2027 पे 47, विकसित छत्तीसगढ़, जिसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे नवंबर में लोग, छत्तीसगढ़ है 2047, तो वहाँ पर विकसित छत्तीसगढ़ जो बनाया जा रहा है उसके बारे में, उसके 10 स्ट्रेटेजिक पिलर। दूसरा ग्रेट क्या है आपका ग्रेट छत्तीसगढ़, अगेन ये भी बजट में ही आया। फिर हर साल की तरह प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म, नक्सल की समस्या। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इशू चलता है विकास बनाम पर्यावरण, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, जिसमें अभी रिसेंट क्या इन्वॉल्व है हसदेव अरण्य, बहुत सारे होते हैं, अभी जो सबसे हाईलाइटेड है वो पूरे साल रहा वो क्या था हसदेव अरण्य, इशू ऑफ हसदेव अरण्य। क्लियर है। तो पहले इन कुछ एसेस को छत्तीसगढ़ पे कवर करते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे बेस, देखो आजकल ऐसे का लोगों को पूछने का तरीका ही लगा। एक बार लाइवलीहुड कॉलेज पूछा, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे उठाते हैं वो लोग जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि वो दे देंगे ऐसे पे, लाइवलीहुड कॉलेज। फिर टोनी प्रथा निवारण अधिनियम, अबुझमाड़ एक अंशुल जी पहली, ठीक है, हाँ दंतेवाड़ा, तो ऐसे भी टॉपिक आ जाते हैं। मतलब किसी भी एक पॉइंट को उठाकर वो ऐसे बना देंगे। अब लिख देंगे कोरबा, क्या लिखो ऐसे जो लिखना है, क्या लिखोगे ऐसे में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं वो रैंडमली कोई भी ऐसे आपको उठाकर दे देते हैं। मेरे ख्याल से एक ऐसे इस बार बना लीजिए, 2-4 और लिख लीजिए। पहला टूरिज्म इन छत्तीसगढ़ opportunity for इकोनॉमिक ग्रोथ। छत्तीसगढ़ में पर्यटन आर्थिक विकास के लिए एक क्या है वो अवसर के रूप में है, ठीक है ना। तो आप टूरिज्म को हम लोग एक बार देख लेंगे, इसके अंदर बहुत सारे तरह के टूरिज्म के बारे में बात करेंगे। खेल विकास पिछले साल किए थे, खेल पे 2-2 ऐसे आ गया था, तो मेरे को लगता है कि इस बार खेल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक ऐसे होगा, मैं भेज दूंगा, देखना होगा, आप देख सकते हैं। खेल पे पिछले बार बहुत अच्छे से ऐसे किया हुआ था, इस बार स्पोर्ट्स में तो इतना नहीं दिख रहा है कुछ। टूरिज्म में खासकर फोकस करेंगे क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ सरकार कदम उठा रही है और पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ को अच्छे करने पे काम चल रहा है, ठीक है। तो पहले ये कुछ टॉपिक्स दिया मैंने आपको छत्तीसगढ़ पे, इनके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि कुछ एकदम स्ट्रेटेजिक टॉपिक आ रहा है या एकदम डायरेक्ट टॉपिक आ रहा है तो उस पर जाके बात करेंगे। क्लियर है, चलो तो एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट यहीं से करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल छत्तीसगढ़ का,
मैं महिला सशक्तिकरण से कहीं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, सॉरी मतलब इससे महतारी बंधन से थोड़ा सा ऊपर जाकर महिला सशक्तिकरण तक भी पहुंचने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बोर्ड से ही करेंगे और जो इसमें कुछ बेसिक एंटिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो बात करेंगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़, वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण। महतारी बंधन, ठीक है, तो इस तरीके से बंधन, वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़, महतारी वंदन। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा समझते हैं चीज़ों को कि इस पूरे ऐसे का कोर क्या होगा, क्रक्स क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कैसे। तो पहले थोड़ा सा फॉर्मेट यही पहले बता दे रहा हूँ और इस फॉर्मेट के हिसाब से ही कंटेंट को हम लोग प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ में, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से लेकर जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच पे ही जाएंगे। पर क्योंकि सशक्तिकरण को ज़्यादा फोकस करना है तो हम जो अच्छा हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा बात करने का प्रयास करेंगे, या अच्छा क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का फॉर्मेट देखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन चाहिए, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा हम लोग डेटा, एक मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेटा ड्रिवन इंट्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ में कोशिश ये करोगे कि डेटा से ही आप अपने इंट्रोडक्शन में ज़्यादा करके बात करें। ऐसे तो बहुत सारे और चीज़ें हैं, ठीक है ना, पर डेटा ड्रिवन कर सकते हैं और कुछ कहानियों के थ्रू भी कर सकते हैं, और कुछ जो गवर्नमेंट ने भी कुछ लिखा है वो भी अच्छी अच्छी बातें उसमें आई हुई है, तो वहाँ से भी एक स्टार्ट कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो डेटा ड्रिवन या हम लोग बोल सकते हैं स्टोरी बेस्ड भी यहाँ पर कुछ बातें कर सकते हैं। तो कैसा भी एक इंट्रोडक्शन हम लेकर जाएंगे यहाँ पर, जिस भी तरीके का इंट्रोडक्शन अच्छा बने। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बात कर रहे हैं तो इसके बाद पहली बात तो नारी सशक्तिकरण होता क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट के क्या क्या पहलू होते हैं, डायमेंशंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट क्या होते हैं, उसको आप थोड़ा सा समझाओगे पहले कि महिला सशक्तिकरण क्या है और उस सशक्तिकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो डायमेंशंस क्या क्या इसके अंदर कवर होंगे कि महिला सशक्तिकरण का आधार क्या होगा, क्या होगा वो एम्पावरमेंट का, वो पहला सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य, बस उसमें, हाँ, रासायनिक, ये कौन सा है, राजनैतिक, रासायनिक कौन सा अधिकार है भाई, राजनैतिक अधिकार, ठीक, राजनैतिक, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशंस पे लेकर जाएंगे, पर उसको पहली बात तो हम जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं उसको उस रूप में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप लिख तो देंगे हम लोग पॉलिटिकल राइट, लेकिन पॉलिटिकल राइट को रखना कैसे उसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, महिलाओं की राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स, और तीसरा इकोनॉमिक राइट्स। इस रूप से पहले तो एक डायमेंशन रखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट की ये डायमेंशंस है, और इन सभी डायमेंशन को अपने अंदर लेते हुए कहीं ना कहीं महतारी वंदन को स्टार्ट किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया आयाम है, और इसके साथ साथ और भी अन्य योजनाएं चलाई जा रही है। तो ये उसको क्या करता है, सप्लीमेंट करता है, ऐड करता है, जो अदर स्कीम्स है वुमेन एम्पावरमेंट के उसको ये ऐड करता है, और ऐड करते हुए ये अभी का स्कीम है तो अभी की स्कीम के रूप में कैसे बेहतर है, ठीक है। एक तो होता है कि सभी महिलाओं को नहीं टारगेट किया जा रहा है, कुछ टारगेटेड अप्रोच है, तो वो वहाँ पर किन किन बेसिक चीज़ों को टच करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन बेस्ड हम जाएंगे, फिर कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर नोट्स के थ्रू नहीं चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। फिर किधर जा रहे होंगे हम लोग, वुमेन एम्पावरमेंट के डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे कि वो क्या क्या हो सकते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ इसी से इन्हीं डायमेंशन के बाद स्टार्ट करेंगे महतारी वंदन, महतारी वंदन स्कीम योजना के बारे में, और इस योजना को महिला सशक्तिकरण के रूप में रखने का एक प्रयास करेंगे, ठीक है, कि वो महतारी वंदन योजना क्या है और वो महिला सशक्तिकरण के इन सभी आयामों को किस तरीके से टच करता है, वहाँ पर जाके बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं कि वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं, महतारी वंदन ये सब होने के बाद भी अभी भी कौन कौन से समस्याएं महिलाओं से संबंधित हैं राज्य में,
और उसके लिए किस तरह से उसका निराकरण या उसका सुधार करना चाहिए। अब देखो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली महतारी वंदन आ जाएगा तो इस वाले एंगल से उसको बहुत अच्छे से डिटेल करके प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे लेकर उसको बताएंगे कि सरकार को इस चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पर अगर महिला सशक्तिकरण पे ऐसे आएगा तो महतारी वंदन को समझाते हुए इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर देंगे। ऐसे दो प्रकार का आ सकता है, या तो सीधा महतारी वंदन या तो समस्याएं के रूप में। तो एक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन देंगे, और इस सॉल्यूशन पे ये जो स्कीम है वो जो सॉल्यूशन दे रहा है वो तो लेंगे, पर इसके साथ साथ जो और कमियां रह गई हैं उन सॉल्यूशंस को भी वहाँ पर लाकर इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और इन छत्तीसगढ़ और महतारी वंदन स्कीम को उसका एक आधार बनाते हुए। ऐसे मेरा महतारी वंदन नहीं है, मेरा ऐसे क्या है, महिला सशक्तिकरण, पर महतारी वंदन उसका एक आधार है। या ऐसा भी हो सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट फिर महतारी वंदन अ न्यू चैप्टर इन दिस डायमेंशन, महतारी वंदन महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया आयाम, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड बताता हूँ, पोटली। जानते हो पोटली? छत्तीसगढ़ी सब क्या होता है? छोटा सा थैला। ठीक है, एक होता है छोटे से थैले को बोलते हैं पोटली। अब बोलूँगा आंचल की पोटली। अब इससे क्या समझते हो? जो बांध के रखते हैं, और यहीं से महिला सशक्तिकरण की शुरुआत होती है, आंचल की पोटली से। क्योंकि जब महिलाओं की स्थिति इतनी है कि वो अपने आंचल में अगर कुछ रखती हैं तो वो उनके अधिकार के रूप में वो चीज़ों को, क्योंकि मैं बोलते ना कि सबसे पहला जो कहीं ना कहीं जो लव और डिवोशन दिखाने का महिला का एक साधन है वो क्या होता है, उसका आंचल होता है। समझ आ रहा है? अब मैं ये जो राज्य सरकार लेकर आई वो बात बता रहा हूँ, अभी ये मेरा अपनी तरफ से नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट रख रही है कि महिला की उस पोटली को, और महिला को अपनी पोटली पे एक अधिकार सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, उसके सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ा आधार है वो उसकी वो पोटली है, जिसके अधिकार को उस तक पहुंचाने का ये प्रथम प्रयास किया जा रहा है कि वहीं से वो क्या करती है। तो यही जो पोटली है एक वुमेन की, जहाँ पर से वो क्या कर सकती है, उस चीज़ों को निकाल सकती है। ठीक है, पहला चीज़ वो अपने घर को मैनेज कर सकती है। पहला चीज़ कि घर की जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं, छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, इसमें ये नहीं लिखा कि 1000 रुपये में पूरा घर चला लेगी, उसमें लिखा है कि जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है और अपने घर के छोटे मोटे कार्यों को वो वहाँ पर सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, तो पहले बात तो हाउस होल्ड अफेयर्स का मैनेजमेंट कर सकती है, जो छोटे मोटे हैं, मतलब आटा ख़त्म हो गया तो मंगवा सकती है। सिंपल सी बात है, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि वो खुद उसके बारे में निर्णय ले सकती है। आप लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा नहीं ना, पढ़ने के बाद जो चीज़ें उसमें निकलेगी बड़ा अच्छा सा, और इसको यूज़ कर सकते हो आपने डायरेक्टली, क्योंकि ये जो सीएम है उनके स्पीच में भी यहीं से स्टार्ट होता है, महिला के आंचल को मिला उसका अधिकार, ये वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो पहला क्या आपका हाउस होल्ड मैनेजमेंट, वहाँ पे डायरेक्टली किस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको जो पैसे मिल रहे उस पैसे का अधिकार है। दूसरा बोलता है कि महिला को क्या कर रहा है, इक्वालिटी, महिलाओं को कहीं ना कहीं समानता का अधिकार दे रहा है, और कहीं ना कहीं चॉइसेस, उसको एक रूप से समानता का अधिकार देकर उसको एक और चीज़ दे रहा है कि वो क्या कर सकती है, अब निर्णय ले सकती है और अपने हिसाब से जो काम करना है वो कर सकती है। जिसके अंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं इन लोग, हर चीज़ों में एक अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए मैं वुमेन्स का नाम भी बता दूंगा अभी आपको। तो सरगुजा की एक वुमेन का है कि आप लोगों का क्या किया गया, इंटरव्यू लिया गया है केस स्टडी के रूप में। तो वो केस स्टडी बड़ा अच्छा लगा, मैं देख रहा था तो इसके लिए कि ऐसे में और क्या क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन्होंने 7 से 8 डायमेंशन में केस स्टडी लिया है, वो बताता हूँ, फिर इसको उसी में इंक्लूड करेंगे। पहला उन्होंने, एक वुमेन ने बोला कि जो मेरे पास पैसा आएगा उसमें घर की जो बेसिक सामान की ज़रूरतें होती है वह मैं अब उसके लिए उसका इस्तेमाल कर पाऊँगी और बार बार मुझे किसी से मांगना नहीं होगा, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे अधिकारों को एक सही रूप में रखा गया है, उसने ये बोला। फिर सरगुजा की एक वुमेन से पूछा गया तो उसने बोला कि इसमें जो पैसा मिलेगा इससे सालाना 12,000 रुपये मैं सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करूंगी अपनी बेटी के लिए, ताकि उसका भविष्य क्या हो सके, सुनिश्चित हो जाए। तो पहला बात क्या हो रहा है,
फ्यूचर सेविंग, भविष्य में इसको सेव किया जा रहा है ताकि एक और महिला के सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर पाए, क्योंकि माँ अपनी बेटी के भविष्य को सुनिश्चित करने जा रही है सुकन्या समृद्धि में डालकर। तो इसके बारे में बोला गया, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स आपको कि किस किस तरीके के, सबका नाम भी चाहिए होगा तो बता देंगे। सुकन्या समृद्धि, इसमें वो बोल रही है कि सालाना मैं पैसे जमा करूँगी, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ लगभग सेम है। एक बालोद की वुमेन थी और एक इधर कहीं रायगढ़ के आसपास की, अब नाम याद नहीं हो पा रहा है मेरे को उनका क्या क्या है, बता रहा हूँ। तो बालोद वाले ने ये बोला कि ये जो पैसा आएगा इससे मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी। ये जो पैसा आएगा इस पैसे से सिलाई मशीन लेकर धीरे धीरे इन्हीं पैसे से सिलाई मशीन को चुकाकर अपने लिए एक नया रोजगार का अवसर बनाऊंगी और उससे अपने जीवन यापन करूंगी, ठीक है। तो एक क्या है, सिलाई मशीन। समझो पहले अच्छे से कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। स्विंग मशीन, यहाँ पर क्या था, घरेलू कार्य करना है। फिर तो ये क्या करेगी, सिलाई मशीन लेकर एक छोटा वेंचर करना चाह रही। एक ने और क्या कहा कि मैं मछली उत्पादन का कार्य करती हूँ, फिशिंग का, फिशरीज का जो काम है, मछली उत्पादन और मछली के पकड़ने में ये सारे कार्य करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इन पैसे से रोज़ दिन जो अपने मछली उत्पादन का कार्य है उसमें इसका इस्तेमाल करूँगी और आगे चलकर इन पैसों के और जो उसके पास मछली उसको लेकर एक जगह पे उसको बाजार में बेचने का प्रयास करूँगी। तो कहीं ना कहीं वो क्या करना चाह रही है, वो अपना एक फिशिंग बिजनेस को इस्टेब्लिश करेगी, बोली छोटे लोग, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं, छोटे क्षेत्र में। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ उदाहरण बता रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण को लेते हुए उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो खर्च करना है महिला को, वो उसको उसका पहला क्या देगा कि खर्च करने के लिए उसको जहाँ करना है वहाँ पे कर सकती है। दूसरी बात इक्वालिटी, क्यों, क्योंकि अब वो अपने डिसीजन मेकिंग खुद कर पाएगी। समझ आ रहा है। तो पहले घरेलू चीज़ों को मैनेज करने में, दूसरा स्वतंत्र रूप से और समानता का अधिकार छोटे लेवल पे ही सही वो वहाँ पर ले जाकर सुनिश्चित करता है, ठीक है। थर्ड, स्वावलंबन समझते हो क्या होता है, यानी इंग्लिश वाले बताओ स्वावलंबन किसको बोलते हैं, किसी को नहीं पता। सेल्फ डिपेंडेंस ज़्यादा बेटर है, इंडिपेंडेंस से बेटर है कि सेल्फ डिपेंडेंस। तो स्वावलंबन को ये सुनिश्चित करेगा, सेल्फ डिपेंडेंस गवर्नमेंट ने बोला। तो तीन चीज़ बोला, तीसरा क्या है, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंस उसको बनाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट। तो महिला स्वावलंबन और साथ ही साथ महिला की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का भी ये क्या बनेगा, आधार बनेगा, सामाजिक सुरक्षा का भी आधार बनेगा। तो इनको लेकर हम लोग एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर फ्रेम करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कि इससे क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा एंगल भी दिखाऊंगा। ये तो एक एंगल है कि इस पोटली पे अगर पैसा होगा तो क्या हो सकता है एक वुमेन के लिए, मतलब अगर उसके पास पैसा होगा तो उसके लाइफ में किस किस रीजन पे वो उस चीज़ को मदद पहुंचाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाहित महिलाओं को ही इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पर। तो मेन वही फोकस है ना, बच्ची तो नहीं है। हाँ, तो क्योंकि जब हम महतारी बंधन की बात कर रहे हैं तो उस पर जाएंगे, पर हम अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करेंगे तो हम एज ग्रुप के हिसाब से जाएंगे, छोटे बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक सबकी बात करेंगे। यहाँ पर तो मिल रही दूसरा ग्रुप है ना, तो ये तीनों ग्रुप के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस तीनों ग्रुप का कुछ डेटा लिखो पहले, फिर उसके बाद हेडिंग लिखेंगे, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 का डेटा लिखिए। लिखिए आप सब डेटा, मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर बात करते हैं कि अब सशक्तिकरण कितने हैं और कितनी नहीं है, फिर वहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन निकालेंगे। जस्ट वेट। एक सेकंड बस ना, दे रहा हूँ आप लोगों को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा। देखो छत्तीसगढ़ का पूरा रिपोर्ट कि बस एक बार एग्जाम में उतने ही देखे थे। चलिए डेटा लिखिए फटाफट।
फीमेल पॉपुलेशन, पहले लिखो, इसमें कुछ डेटा लिखवा रहा हूँ। महिलाओं की जनसंख्या एट अ एज ग्रुप ऑफ 6, महिलाओं की जनसंख्या एट अ एज ग्रुप ऑफ 6 एंड अबव हु अटेंडेड स्कूल, महिलाओं की जनसंख्या जो 6 या उससे अधिक वर्ष की है और जिन्होंने स्कूल में शिक्षा प्रदान, जिन्होंने स्कूल में शिक्षा ली है जाकर, ठीक है, तो वो कितना है 69.3%, 69.3%। इन डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे ना, एक एक दो ही बताऊंगा। सेक्स रेशियो में तो हम लोग अच्छे हैं, 1015 डेटा ले लो। 1015 तो मेल से ज़्यादा है। अब देखो, आप बताओगे कि छत्तीसगढ़ में सेक्स रेशियो वुमेन का मेन से ज़्यादा है, ये एक अच्छी बात है, जो सबका कहना है कि अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। फिर वहीं पर दूसरे तरफ क्वेश्चन अराइज होता है कि इतने सारी वुमेन होने के बाद टोटल जीडीपी में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल वर्कफोर्स में कितनी महिलाएं हैं, और अगर महिलाएं हैं भी वर्कफोर्स में तो नेट इनकम उनका कितना और मैन का कितना है। समझ रहा है क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है? तो ऐसी चीज़ों को उठाकर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले डेटा करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो डेटा पहले लिख लो। वुमेन रिलेटेड डेटा जितने भी है, चाहे महतारी वंदना है, कुछ भी है, ये सब डेटा को यूज़ करना है ऐसे में, ठीक है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट डेटा लिखेंगे, लिटरेट वुमेन तो हो गया ना, वुमेन एट द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24 एंड आर मैरिड बिफोर द 18 ईयर्स, ऐसी महिलाएं जो कि 20 से 24 वर्ष की हैं और उनका विवाह 18 साल से पहले हुआ था, ऐसी कितनी है 12.1%, 12.1%, 12.1%। फिर उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, कुल प्रजनन दर 1.8, ऐसी महिलाएं जो कि 15 से 19 वर्ष की हैं, जो कि या तो माता हैं या वो प्रेग्नेंट थी। दोज वुमेन हु आर एट द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19, इधर दे आर मदर और प्रेग्नेंट। 3.1%। टोटल जनसंख्या कितनी छत्तीसगढ़ की 2.55 करोड़ मान लेते ना, उसमें से 3% निकालो कितना होगा, फिर भी कितना होगा, बेसिक कैलकुलेशन करिए, 9 लाख होगा ना। स्थिति समझो कि 9 लाख ऐसी बच्चियां हैं जो मां बन चुकी हैं, समझ आ रहा है, और उनका अर्ली चाइल्ड मैरिज हुआ, मतलब उनको किसी भी तरीके का राइट्स नहीं दिया गया था, तो उनकी लाइफ तो ऑलरेडी पहले ही खराब कर दी गई। ओके, नेक्स्ट डेटा लिखिए। इसके बाद लिखेंगे इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 44.3%, 44.3%। इन्फेंट मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट है ना। ठीक है, अब कुछ और ऐसे इश्यूज बताऊंगा जो वुमेन राइट से संबंधित है, ठीक है ना। फैमिली मेथड्स के लिए जो अपनाए जाते हैं, परिवार नियोजन के लिए जो मेथड, तो लिखेंगे परिवार नियोजन से संबंधित तथ्य, फैक्ट्स रिलेटेड टू, ये क्या लेके आ गया, ये भी होता है क्या, चलो थैंक यू। परिवार नियोजन से संबंधित तथ्य, ठीक है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बात करता है, उसमें सबसे पहली बात करता है परिवार नियोजन के लिए क्या कराया जाता है, फीमेल स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। नसबंदीकरण कराते हैं, तो नसबंदी कितनी महिलाओं का किया कराया गया, 47.5%। मतलब आप ये सोचो कि उनको अपना बेसिक सेक्सुअल राइट तक नहीं है,
नसबंदी कराना पड़ रहा है। समझ आ रहा है ना? क्या क्या नहीं कर सकते? अच्छा, मेल्स वाला आसान होता है। वो एक बात की बात है ना, कराना ही क्यों दोनों को? दोनों को नसबंदी कराने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर वहीं पर एजुकेशन होगा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके नीचे भी दिखाए ना रेट। मैं सारा डेटा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? जो वुमेंस के रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारे का सारा डेटा दे रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड लिखा है फैमिली प्लानिंग में पिल्स, मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियाँ दी जाती है, वो कितनी प्रतिशत है? 2.4%। शायद उसको बढ़ाया जा सकता है। स्टरलाइजेशन से तो कहीं बेटर था। डेंजरस है, ठीक है, लेकिन उससे तो ठीक ही है ना। हाँ, उसके बाद इंजेक्टेबल्स, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, 0.4%। 0.4%। और उसके बाद लिखा है कॉन्डम यूसेज 4.1%। कितना? 4.1%। अब इस आधार पे वुमेन सेक्सुअल राइट का क्या हुआ है, आप सोच लो। इस आधार पे अगर देखोगे केवल 4.1%, तो फिर इस आधार पे अभी हम लोग कहाँ पर हैं ये समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? अल्टीमेटली जब भी आप वुमेन राइट्स की बात करोगे और जब तक उनके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल राइट की बात करोगे ही नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं है। उसको माँ, फिर एक तो बोलो कि माँ भी है और ऊपर से फिर उसके उस अधिकार को समझ ही नहीं रहे, तो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि कहीं ना मैं यहीं से आपको लेकर चलूँगा। अभी स्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो इंट्रोडक्शन पे ये डेटा है आपके पास। इन कुछ डेटा को जरूर ध्यान रखना जो हेल्थ रिलेटेड वुमेन्स के डेटा है। बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के डेटा भी अलग से देता हूँ कि कितना प्रतिशत कहाँ पर कार्य कर रही है, किस रोजगार में ज़्यादा है। कृषि में सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ की महिलाएं, ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स में आउट ऑफ टोटल वुमेन जो कि क्या है, एम्प्लॉयबल है। लेबर फोर्स जो है छत्तीसगढ़ में, वुमेन लेबर फोर्स, उसमें से 85 to 90% वुमेन जो है वो किसमें है? कृषि संबंधित कार्य में। लिख लीजिए 85 to 90% वुमेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर इनटू द एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क। 85 से 90% महिलाएं कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है, जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा है। पूरी महिलाओं की बात नहीं हो रही, जो लेबर फोर्स की, ठीक है? और लेबर फोर्स की जो बची हुई कितनी है? 8%, 8 या 7%, वही जो है वो थोड़े से कृषि से बाहर संबंधित क्षेत्रों में कार्य करती है। 8 से 10%, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और कृषि कार्य में जब ये काम करती हैं तो किस रूप में करती हैं? फैमिली लेबर के रूप में, ठीक है ना? फैमिली लेबर के रूप में, जिसका उनको रेन्यूमरेशन नहीं मिलता, जिसका उनको किसी भी तरीके का आर्थिक लाभ नहीं मिलता, क्योंकि परिवार इनकम के नाम पे घरेलू चीज़ों में इस्तेमाल होता है। क्लियर हो रहा है? तो डुअल वर्क हो रहा है वहाँ पर उनके साथ, उन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ये क्लियर हुआ? चलो, तो अभी आपको मैंने एक मुद्दे दिखाया कि क्या क्या हो रहा है। सिलाई होगा, फिशिंग होगा, दूसरी तरफ एक सेंसिटिव मैटर भी था। इन दोनों को लेते हुए एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप लोग। लिखिए फटाक से, ट्राई करो। अब ऐसे की पढ़ाई थोड़ी अलग तरीके से होगी। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो तो अलग था, एक बार ट्राई करो। इन दोनों डेटा को लेकर एक ऐसे बनाइए। ठीक है, देखो लिखना। अच्छा, मैंने यहाँ बोला कि इन द एज ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी एंड द सरोगेसी,
जब यहाँ पर ये हो चुका है कि महिला का जो सबसे प्रारंभिक अधिकार है, जिसमें मातृत्व का अधिकार जो है, जिसको मिला हुआ है माँ बनने का अधिकार, ठीक है ना, जब वहाँ पर उस अधिकारों में भी आज दुनिया जब कहाँ पर आ गई है, टेस्ट ट्यूब और सरोगेसी के पास, तब हमारा रिप्रोडक्शन राइट जो है छत्तीसगढ़ का, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चलता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा नीचे दिख रहा है, तो एक प्रकार से समस्याओं को अंकित करता है। तो पहले तो यही चीज़ पता है कि जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई तो हमारी महिलाओं का जो सबसे पहला बेसिक राइट है, रिप्रोडक्शन राइट, या जो उनका जो राइट था, है ना, राइट टू देयर ओन बॉडी, वही क्या है, पहला राइट जो सबसे पहले वहीं से ख़त्म है। बाकी अधिकार तो बाद में लाएंगे। सबसे पहले तो इंडिविजुअल राइट, ठीक है ना। तो महिला सशक्तिकरण पे ये मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो महिला की एक व्यक्तिगत अधिकार होती है, इंडिविजुअल राइट, व्यक्तिगत अधिकार। उसके बाद आता है उस महिला का, पढ़ो ना मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हाँ, उसके बाद कहता है सामाजिक अधिकार, सोशल राइट, सामाजिक अधिकार। तो हम लोग तो सामाजिक अधिकार देने के चक्कर में सब दे दे, ठीक है ना, ये कर लो वो कर लो, महिला के लिए करेंगे, पर उसके व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण अभी तक बात नहीं किया गया। महतारी बंधन नहीं चल रहा ना, मैं महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहा हूँ। तो महिला सशक्तिकरण के आयाम में पहली क्या हो गई कि उनके व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण सबसे पहले करना होगा, जिसके लिए महिला संबंधित कानून भी बनानी चाहिए, और बनाई गई है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, सरोगेसी राइट्स के लिए बिल बनाई गई, ठीक है ना। पहले समझना है, थोड़ा सा मैं इंडिया लेवल पे लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो इंडिविजुअल राइट की प्राइमेसी के लिए कुछ कानून बनाएगी। पहली बात क्या सबसे पहले लिखोगे कि महिला सशक्तिकरण, लिखो पहले एक लाइन लिखाता हूँ, लिखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट is sum total of women and its right, women development and its rights protection and recognition, women's development and her right protection and क्या लिखा था, recognition in individual, social, economic and political sphere, where she live with all the freedom and choices which is required for the overall development of women, overall development of women, ठीक है ना। एक बार रीड करना फट से, ठीक है, रुक जाओ लिखोगे, महिला सशक्तिकरण यह सभी आयामों का, महिला सशक्तिकरण इन सभी आयामों का, आयाम ही लिखेंगे, सब टोटल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, इन सभी आयामों का एकीकरण है, जिसके अंतर्गत महिला की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार एवं सशक्तिकरण, अधिकार एवं सशक्तिकरण अंकित होती है, तथा वह महिला इन अधिकारों के माध्यम से अपना संपूर्ण विकास सुनिश्चित कर पाती है। ये एक प्रॉपर क्या होगा, एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, जिसपे वो सभी चीज़ों को सुनिश्चित कर पाती है। किसी ने क्या कहा था कि अगर आप एक महिला को पढ़ा रहे हैं तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। इफ़ यू टीच अ वुमेन, यू टीच अ एंटायर फैमिली एंड द जनरेशन।
बट इफ़ यू टीच अ मैन, यू टीच ओनली अ मैन। आप उसको पढ़ा रहे तो सिर्फ उसी को पढ़ा रहे हैं। हाँ, और वो पढ़ा रहे हैं तो 2 फैमिली को पढ़ाते हैं, ये भी बोलते हैं 2 फैमिली को पढ़ा रहे हैं। तो इफ़ यू टीच अ वुमेन, तो उसमें क्या हो रहा है, 1 से अधिक परिवारों तक वो चीज़ों को लेकर जाएगी। खासकर जब हम लोग हमारे सोसाइटल कल्चर पे बात करेंगे तो बातें तो बढ़िया बढ़िया करते हैं, ठीक है ना, बातें की बातें ही अच्छे करते हैं ना, बातों के बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये समस्या है कि बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, एक महिला उसमें देखो आप 2 से 3 चीज़ों को यहाँ से आप ला सकते हो, ठीक है ना। जब चीज़ों की बात कर सकते हो कि उनका जो सबसे बेसिक राइट है, जो सबसे बड़ा वरदान है, जो चीज़ें हैं, द मोस्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ वुमेन गेट इज़ अ राइट ऑफ बिकमिंग अ मदर। उनके पास वो अधिकार हो, किसी के पास नहीं है, जो उनका सबसे यूनिक अधिकार है माँ बनने का, ठीक है, जो उनके पास है सुनिश्चित, जो उनका बायोलॉजिकली है। जब उसमें भी उनको चॉइस का प्रेफरेंस जब दुनिया में मिलने लगा है, तो अभी हमारे यहाँ पे उनके इंडिविजुअल राइट का एक बेसिक हिस्सा भी हम उनको देने को तैयार नहीं। और इस नेसेसिटीज़ के लिए इंडिया में वुमेन राइट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया का या छत्तीसगढ़ का जो डेटा है वो वुमेन राइट से बिल्कुल विपरीत नज़र आता है, ठीक है। तो पहले तो अभी बताओगे, फिर बताओगे कि वुमेन राइट इन द प्रेजेंट 21st सेंचुरी recognizes her individual right in terms of the reproductive right। वर्तमान 21वीं शताब्दी में महिलाओं के अधिकार को उनके व्यक्तिगत अधिकार के रूप में किसमें देखने को तक ला दिया गया है, इन हर रिप्रोडक्टिव राइट। ब्रैकेट में लिख देना वहीं पर, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी एक्सेट्रा। But still they are victimized of sexual abuse, but still they are victims of sexual abuse। और अभी भी वो किस हिंसाओं से पीड़ित हैं, सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है ना। जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है उससे आज भी वो पीड़ित है। रिकॉग्निशन ऑफ राइट ऑन हर बॉडी, उनके शरीर या उनके शरीर के अंगों पर उनका खुद का अधिकार से वो शोषित है। नेक्स्ट पॉइंट उसी के आगे फुल स्टॉप लगा के या कॉमा करके, देयर सोशल राइट्स, उनके सामाजिक अधिकार, देयर सोशल राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन 21st सेंचुरी विद द चॉइस ऑफ मैरिज, द हेरिडेटरी राइट्स, द चॉइस ऑफ मैरिज, हेरिडेटरी राइट्स, सोशल पार्टिसिपेशन, उनका सामाजिक अधिकार। आज उन्हें उनके सामाजिक अधिकारों का संरक्षण किस रूप में कराया जा रहा है 21वीं शताब्दी में, देयर सोशल राइट्स इन द 21st सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड इन टर्म्स ऑफ मैरिज राइट, विवाह का अधिकार। उसके बाद संविधान ने दिया विवाह का अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेरिडेटरी राइट्स, मतलब वंश के आधार पर जो उनका संपत्ति का अधिकार जो है वो उनको दिया जा रहा है। फिर उसके बाद समाज में सहभागिता महिलाओं की, इस रूप में उसको रखा गया है। हाउएवर पर समस्या कहाँ पर है, ये तो बोल रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में अधिकार दिया जा रहा है, पर जैसे मैंने पहले देखो यहाँ पर लिखवा के आ रहा हूँ, आप समझ रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं पहले पर व्यक्तिगत राइट को बता रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी में वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, पर उसमें समस्याएं अभी हम इतने बेसिक लेवल पे देख रहे हैं। सामाजिक अधिकार इस रूप में दिया जा चुका है, पर आज हम इसमें समस्याएं ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आर्थिक अधिकार उनको यहाँ तक पहुँचा दिया गया है, पर आर्थिक अधिकार के रूप में हम आज उन्हें यहाँ देख रहे हैं। राजनीतिक अधिकार, तो इस तरीके से पहले चारों अधिकारों को लेकर क्या कर रहे हैं, वुमेन्स को रख रहे हैं एक अच्छे रूप में, और दूसरे रूप में उसी चीज़ों में उसकी समस्याओं को बता रहे हैं। आया, समझ आ रहा है। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे अभी यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्या लिखा, इंडिविजुअल राइट। तो पहली बात क्या उसमें, रिप्रोडक्शन राइट की, जिसमें से एक तरफ सरोगेसी भी है और एक तरफ क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। पर दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो क्या नहीं है उनको अधिकार, क्या क्या लिखे थे उसमें प्रॉब्लम्स में, सेक्सुअल अब्यूज, राइट्स ओवर देयर ओन बॉडी, है ना। तो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, उनका अपने ही बॉडी पे राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं है। इंडिविजुअल के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, सोशल में। सोशल राइट्स उनको देता है राइट टू मैरिज, और या तो राइट टू चूज पार्टनर, ठीक है ना, वो अधिकार उनको दे रखा गया है। उनको हेरिडेटरी राइट है, हेरिडेटरी राइट्स,
इसके बाद और क्या राइट दिया गया समाज में? सोशल पार्टिसिपेशन का राइट 21st सेंचुरी में इंश्योर किया जा रहा है, पर हाउएवर इन आवर वुमेन्स विल नॉट गेट, हमारी वुमेन्स के साथ क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ राइट टू मैरिज दे आर किल्ड इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग। इनके साथ क्या हो रहा है? ऑनर किलिंग हो रहा है। पहली बात तो उनका वो राइट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, उनके साथ ऑनर किलिंग की घटनाएं हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें राइट टू मैरिज के बाद क्या लिखे थे? हेरिडेटरी राइट्स, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार महिलाओं को, संपत्ति का अधिकार क्या? महिलाओं को पर संपत्ति समझा जाता है। वुमेन आर सीन एज द बर्डन। हेरिडेटरी राइट तो दूर की बात है, उनको पर संपत्ति समझा जाता है। और क्या देते हैं? पर संपत्ति के साथ साथ डाउरी अलग से देते हैं। ठीक है ना, तो दे आर सीन एज द बर्डन और प्लस डाउरी अलग से अटैच है। स्क्रैच करो और गिफ्ट के नाम पे खोल के उसे निकालो। ठीक है ना, तो डाउरी भी चल रहा है। फिर तीसरा क्या है यहाँ पर? सोशल राइट। क्या लिखा था इसमें? सोशल पार्टिसिपेशन। तो वुमेन का सोशल पार्टिसिपेशन 21st सेंचुरी एक्सेप्ट कर रहा है, बट इंडिया में स्टिल सोशली ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पर वुमेन्स को आज भी सामाजिक रूप से खड़े होने का अधिकार नहीं है। सो अभी क्या क्या चीज़ें चल रही है ऐसे? तो स्टिल एग्जिस्टिंग ऑफ पर्दा सिस्टम, आज भी पर्दा व्यवस्था चलती है, मुसलमानों में चल रही है, कम्युनिटी में चल रही है ना। तो स्टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम लाइक पर्दा सिस्टम आज भी वर्तमान भारत में है। हाँ, और क्या है? हाँ, वुमेन भ्रूण हत्या, वुमेन इन्फेंटिसाइड्स, और वेरी गुड, नेग्लिजेंस टू द फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षाओं को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है? इग्नोर कर दिया जाता है। तो एक तरफ सहभागिता बोलते हैं और दूसरी तरफ उनको वहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन से पहले ही रोका जा रहा है, क्योंकि मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। तो ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हो गया सोशल लेवल पे। अब आते हैं इकोनॉमिक लेवल पे। इकोनॉमिक लेवल पे ये देखने को मिलता है कि 21st सेंचुरी की जो वुमेन है वो बॉस भी है, वो मैनेजर भी है ना, मतलब वो क्या हो रही है? उद्यमी भी है। बॉस के रूप में मतलब एंटरप्रेन्योर हो जाता अच्छा, बॉस से अच्छा, तो वो क्या है? एक उद्यमी भी है। उदाहरण देना आप इसमें से, ठीक है ना, कुछ अच्छे का। सुधा मूर्ति इन्फ्लुएंसर भी है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रही है अपने विचारों से, अपनी बातों से, इन्फ्लुएंसर। ठीक है, वो क्या है? वो राजनीतिक प्रमुख भी है। खैर उसको हम लोग पॉलिटिकल राइट में लिखेंगे, ठीक है ना, पॉलिटिकल राइट्स में लेकर जाएंगे। तो आर्थिक रूप से वो सशक्त है, उसका हर तरीके से हर आर्थिक गतिविधियों में क्या है? पार्टिसिपेशन है। उनको वुमेन्स को हर एक आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेशन है 21st सेंचुरी में, ये राइट्स के रूप में। पर इन ग्राउंड रियलिटी अगर बात करेंगे तो पहली बात क्या प्रैक्टिस है? ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग क्या होता है? कि उसको एक स्तर तक ही ऊपर बढ़ाया जाएगा, उस स्तर के बाद उसको और पोजीशन नहीं दिया जाएगा। मतलब कंपनी में एक होगा कि वुमेन है तो उसको इतने साल तक ही रखना है, इसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और प्रेग्नेंट होने के बाद वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो सिंपल से यहीं से चीज़ें उठकर आती हैं कि वुमेन एट द एज ऑफ 34, 32 और 36 यहाँ पर ये जॉब छोड़ देती हैं। भारत में यही हो रहा है। किसके नाम पे? बच्चों के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे। अब एक्टिविस्ट तो ये भी बोलते हैं कि अब वो उनकी सोच है, जैसा भी है, पर कई एक्टिविस्ट ऐसा बोलते हैं कि भाई आप क्यों छोड़े, फिर बच्चों को क्यों गिना रहे हो, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर किस बात की कंटिन्यूटी की बात करते हो, फिर समाज की बात क्यों करते हो? तो बहुत सारी चीज़ें, तो हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। बट अगर मैं आपको सीधा बोलूं कि आपको 2 साल या लगभग सपोज कर रहा हूँ 1.5 ईयर्स तो मिनिमम है। अब इतने समय, इतने पीरियड के लिए अगर आप अपने वर्क से बाहर हो तो कहीं ना कहीं मार्केट इतना तेज चेंज हो रहा है कि आप उस वर्क में आने के लिए फिर आपको स्किल्स चाहिए। आप बैठे हुए होते तो आप इंप्रूव कर रहे होते, अब तो आप उससे बाहर हो चुके हैं, तो वापस हम आपको क्यों लें? उनका भी हिस्सा ना कहीं है, क्योंकि अब उतना प्रोडक्टिविटी नहीं रहा। ये भी चीज़ें हैं। और जो ड्यूरेशन पे वुमेन जो थी उसको उसका राइट जो था वो राइट को रिकॉग्नाइज भी किसी ने नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्या होता है? तो एक तो हमारे पास ग्लास सीलिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, देन इस टाइम पे वो क्या होता है? जॉब से इनको निकालने का एक समस्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसीलिए गवर्नमेंट के लिए आई थी मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लाई गई थी, कितने महीने तक इनको छुट्टी दी जाएगी,
समझ आ रहा है क्यों मैटरनिटी बिल लाया गया, कि वो उनको राइट दिया जाए और उस बेसिस पे कोई नहीं हटा सकता, पहले उस बेसिस पे हटा देते थे। ठीक है, फैमिली, या इसी में क्या हो रहा है फिर अब फैमिली, तो फैमिली देखना है तो एक को क्विट करना ज़रूरी है, या वो क्विट करे आदमी करे, आदमी तो नहीं करने वाला, तो उसको बचपन से घूमने का आदत है बाहर, जॉब तो बहाना है, घूमना है। ठीक है, ये बोलना भी सही है या गलत है? इस सोसाइटी में गलत है क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। समझ रहा है? अगर ऐसा हो जाए ना कि दो, सपोज एक सिंपल एग्जाम दे रहा हूँ, चलो बॉयज़ ही बता दो कि आप लोग में से कोई शादी कर लिया और आप दो में से किसी एक को क्विट करना था और आप वो थे जिसने क्विट किया, और वाइफ जो थी वो जा रही थी जॉब करने, और बोली कि शाम को मस्त खाना वाना बना के रखना और हम बर्तन धो लेना, ये कर लेना, करोगे? अगर आप इस कंडीशन में, तो करते नहीं करते, यही तो मैन ईगो है। एक आती होगा जो शायद हाँ सच में कर लेने, तो यही तो मैन ईगो। कहना आसान है, मैं तो नहीं करता क्योंकि मैं जॉब भी नहीं छोड़ने बोलता, सिंपल सी बात है, करना भाई जॉब, क्या दिक्कत है? ये वो एक अलग एंगल है, पर मैं नहीं कर सकता, अपना कर लूँगा, बात करो ना, मैं चलो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रियलिज्म है, इस रियलिज्म को समझना होगा। यही है जब सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्की है, पर ये सोसाइटी में शुरू से न्यूट्रलिटी होता है ना, वर्क का डिवीजन सही में होता है एक फैमिली पे एक जैसा, तो फिर ये नहीं आता मन में। आज ये मन में है, किसी लड़का कोई अगर खाना खा के बर्तन धो दिया तो वो तो बाप रे, आज बर्तन धोया हूँ मैं, समाज में उसका वो हो जाएगा। पर एक वुमेन वहीं पर वो अपने उसको जाके वो कर ही देते, उसको वर्क भी नहीं कंसिडर कर रही है, शी डिडंट इवन कंसिडर कि उसने कुछ किया है, वो एक्सेप्टेंस है। तो ये एक्सेप्टेंस किसने दे दिया? इसी सोसाइटी ने। समझ आ रहा है? तो वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत ऊपर लेवल से आएगा। पहले तो हमको ये चीज़ समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर हम बोलने के लिए तो सब कुछ अधिकार है, 21वीं शताब्दी की महिला इतनी आगे है, पर 21वीं शताब्दी महिला का एक उदाहरण ये भी दिख रहा है। तो पहले तो एक ग्लास सीलिंग है, ठीक है। दूसरा, जिस भी पोस्ट पे है, तो जितने भी ये पोस्ट हैं यहाँ पर क्या है, ग्लास सीलिंग है। दूसरी बात, जो उनका बेसिक रिकग्निशन है वो। दूसरा, आर्थिक रूप से अगर देखेंगे तो पहला तो क्या हो रहा है कि घर के अंदर ही विद इन फैमिली भी उनका क्या होता है, जो इकोनॉमिक राइट्स है वो किसी भी रूप में नहीं रखा जा रहा है, बिकॉज हाउस होल्ड कोर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन वर्क। घर पे किया गया कार्य को किसी भी रूप में कार्य के रूप में नहीं देखा जाता, उसको किया देखते हैं बस कि ठीक है। तो वुमेन को मोस्टली क्या कंसिडर किया जाता है, सेकेंड टू मैन। तो सेकेंड टू मैन के चक्कर में बस हो रहा है भाई। अब आपने एक को रखा, सपोज करो अभी आप ये करो कि आपने शादी नहीं की, अब आपने उस जगह मेड रखा, वो पूरा काम करके गई, उसको आप 5,000 रुपये दे रहे हो, 4,000 रुपये दे रहे हो, और वहीं पर एक वुमेन आपके साथ है तो उसको आप नहीं दे रहे हो, उसको बस आप बोलो कि चलो मैं तुमको कुछ दिला देता हूँ, तो आप बोलोगे ये भी ठीक है, तो भाई कर तो रहा हूँ उसके लिए, तो वो तो फिर आपके साथ आई है ना, तो दिन भर तो आपके साथ रही, तो उसका तो उतना बनता है, उसके वर्क का रिकग्निशन किया कि नहीं आपने भाई। वो उसको भी ऐसा रखना चाहिए कि मैं घर में काम तभी करूँगी इतना रुपये मिलेगा तुम, और उसके बाद फिर वाइफ हो, और तुम ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखा रहे हो कि तुम्हारा इनकम इतना है तो मेरा उसमें इतना अधिकार बनता है, या तो फिर मेरे को बाहर जॉब करने दो। ये राइट्स क्यों नहीं है, इस चीज़ को क्यों नहीं, और ये चीज़ वुमेन्स को बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरह से बातें रखेगी तो फिर एक उधर दूसरी वुमेन बैठी होगी, उस घर में होता होगा देखना। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम यही है। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी समस्या है जो वुमेन की हो रही है, वो फैमिली पे ही उनका जो क्या है अर्ली राइट्स का रिकग्निशन नहीं है, वो समस्या है। क्लियर हो रहा है? तो इंडिविजुअल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट्स। इसका आते हैं पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब पॉलिटिकल राइट्स में आप देखोगे तो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट क्या है, इंडिया में भी है, ठीक है ना, वुमेन प्रेसिडेंट है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये हो गया कि वुमेन आज प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। अगर हम लोग पॉलिटिकली देखेंगे तो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन है इंडिया पे, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट असेंबलीज पे है। तो वुमेन्स कहीं ना कहीं आपके ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी पे जो इंस्टीट्यूशन से लेकर हायर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस में क्या कर रही है, डायरेक्टली सोशल पार्टिसिपेशन वो इंश्योर करती हैं। समझ आ रहा है?
डायरेक्टली वो सोशल पार्टिसिपेशन एंश्योर कर रही हैं। पर नेगेटिव क्या है बताइए? तो फिर समस्या क्या है जब हो रहा है तो? रेशियो कम है। और कुछ? हाँ, अलग अलग लेवल पे देखिए। हाँ, तो लोकल लेवल पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर पंचायत पति का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। पंचायत पति, हम बोलते हैं पत्नी पंचायती करती है, आदमी पंचायत पति है, ठीक है। तो पंचायत पति का कॉन्सेप्ट नीचे आ गया कि ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी में उनको हिस्सा इसलिए बनाया गया कि उनके राइट्स को कोई और यूज़ कर सके। तो वुमेन भले ही उस पोजीशन पे पर उनके राइट्स का कोई और यूज़ कर रहा है। अब प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, पर बता रहा हूँ कि राइट्स को कोई और यूज़ कर रहा है। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, वापस आते हैं। अभी बुरा मान जाएगी, दिक्कत जाएगा, 2 ही महीना 4 सही तो लगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक पंचायत पति का कॉन्सेप्ट लोकल लेवल पे। अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन का जो रेशियो है वो बहुत कम है। जब टिकट बांटते हैं, कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को केवल उस पोजीशन पे रखने का प्रयास करते हैं जहाँ पर वुमेन कार्ड खेल सके। पर वुमेन एज अ ट्रू लीडर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम जगह पे दिखता है। तो कहीं ना कहीं क्या करें, अगर हम रेशियो देखेंगे परसेंटेज के टर्म पे, तो वो रेशियो क्या है, कम है। अब वो रेशियो कम होने का कारण क्या है? अगेन पैट्रियार्की। दूसरी बात, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी अधिकारों में महिलाओं को 21वीं शताब्दी में कहाँ पे होना चाहिए और महिलाएं कहाँ पर हैं, और इसीलिए महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है। एंड दिस पिक्चर डिटेल्स कि वाई वी नीड अ वुमेन एम्पावरमेंट। इस पिक्चर से हमें समझ आता है कि जब हम महिला सशक्तिकरण बोलते हैं तो हमको हमारी वुमेन्स को वापस क्या यहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है, उनको यहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये है वुमेन एम्पावरमेंट। अभी क्लियर हुआ? तो जब तक हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा क्या हो रहा है, तो हम उसको एम्पावर कैसे करेंगे? तो वुमेन एम्पावरमेंट के डायमेंशन में सबसे बड़ी चीज़ें ये होंगी। तो पहले ये समझाना है आपको कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, इस पिक्चर को प्रेजेंट करना कि वुमेन एम्पावरमेंट के 5 अलग अलग क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि सोशल में क्या है, फिर वहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं, इसमें किस तरह से है। अब ये सभी इशू को किस तरीके से रिजॉल्व करने के लिए कदम क्या उठाए गए हैं, हमने रख दिया कि क्या प्रॉब्लम है, किस किस डायमेंशन में देखना है और वहाँ पर कौन कौन से इश्यूज़ हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया और छत्तीसगढ़। जैसे अब छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में छत्तीसगढ़, ये समस्याओं को देखते हुए इस समस्याओं के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया गया, तो उसमें जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उसके माध्यम से हम लोग उसको लेकर आएंगे। तो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे पहली बात, महिला शिक्षा का अधिकार एवं महिला शिक्षा। पहला लिखो, महिला शिक्षा का अधिकार एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले क्या किया गया, वुमेन लिटरेसी को किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जा रहा है और वहाँ पर स्कीम्स कौन कौन सी चल रही। मैं पहले एंगल्स बता रहा हूँ ना, तो आप इसके ऊपर जाके बात करोगे वुमेन एजुकेशन एंड प्रमोशन इसके। तो इसमें पहले आप बात करोगे किस तरह से गवर्नमेंट के कौन कौन से इसमें इनिशिएटिव चल रहे हैं, सरकारी पहल क्या क्या चल रहे हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की बात होगी ना, हम तो स्टेट में पढ़ रहे हैं ना। इसके लिए तो कस्तूरबा सेंट्रल का भी है, तो लेकिन छत्तीसगढ़ में तो रन हो रहा है ना, कस्तूरबा गांधी सरस्वती साइकिल, स्कॉलरशिप हो रहा है कि नहीं, मिड डे मील को भी यहाँ चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो रनिंग ऑफ मिड डे मील स्कीम जिसको बोलते हैं पोषण, ठीक है। अभी क्या बनाया जा रहा है, आंगनबाड़ी के ऊपर भी काम किया जा रहा है बच्चियों के लिए। और खैर आंगनबाड़ी तो ओवरऑल होलिस्टिक आता है, बट हाँ कहीं ना कहीं उस आंगनबाड़ी से वुमेन्स राइट तो रिकॉग्नाइज होगा, उनके बच्चे का केयर तो होगा, क्योंकि वुमेन अकेली नहीं होती ना, छोटा एक बच्चा जो है वो भी वही है। सिंपल सी बात है ना, आप अगर एक वुमेन मदर बन गई तो 5 साल तक वो अकेली नहीं है, या 4, 5 ईयर, इवन 6, 7 ईयर्स तक भी नहीं होती। और कहीं मैं ज़्यादा ही प्यार कर रही हूँ तो 20-20 साल तक नहीं हो रही है, फिर बाहर ही निकल पा रहे हैं जो इतना साल तक रह लिए, है ना। 4-5 साल के बाद एक आध नाली में गिरना चालू कर देना चाहिए, नहीं तो 20-20 साल तक नाली में नहीं गिरे हो, मम्मी कर 5-6 साल में नाली में कभी गड्ढे में गिरना चाहिए,
तब तो जाके ग्रोथ होगा। तो वो ग्रोथ रुक गया है, तो कई लोग का 20-20 साल तक ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। फिर वो लोग, मैं नहीं बताऊंगा क्या बनते हैं, अभी रिसेंटली शादी हुआ है वैसे, ठीक है। जिसको समझना है जो समझ पाएगा, बाकी लोग नहीं, ठीक है। अभी कौन सी शादी है सबसे महंगी वाली, देखो ठीक है। खैर एनीवे, हाथी का जूस था उसमें। तो मिड डे में बात करेंगे क्या, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स दिए गए उसको लेते हुए आप वहाँ पर एजुकेशन को समझाओगे। अब इसमें जब आप एजुकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हो तो उसको वैसे ही ब्रेक कर सकते हो, अर्ली एजुकेशन के लिए, मिडिल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। अब अगर हम लोग इन तीनों एजुकेशन लेवल पे छत्तीसगढ़ पे देखेंगे तो जो एनरोलमेंट रेशियो के हिसाब से जो 73% महिलाएं पढ़ी लिखी दिख रही हैं, है ना, उतनी कुछ दिख रही है 78 के आसपास, वो एक्चुअल में यहाँ पर है अर्ली ईयर ऑफ स्कूलिंग में, जहाँ पर लिखने को क्या मान लिया जाता है, शिक्षा मान लिया जाता है। तो मिडिल ईयर ऑफ स्कूलिंग और हायर ईयर ऑफ स्कूलिंग पे ये वहाँ पर एनरोल नहीं है। तो यहाँ पर भी जब स्कूलिंग पे जाकर अगर चाहोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को हल्का सा बताओगे और गवर्नमेंट इनिशिएटिव को, कि अर्ली ईयर ऑफ स्कूलिंग पे ये समस्याएं दिख रही थी, ड्रॉप आउट दिख रहा था, ठीक है, लैक ऑफ वुमेन रिलेटेड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट नहीं है, ठीक है। अब टॉयलेट ही नहीं तो फिर वो स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। फिर टॉयलेट के साथ साथ थर्ड क्या दिख रहा है कि जो घर पे जो छोटे बच्चे हैं तो उसके और छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, तो उसको वो देख रही है। मतलब 5 साल की एक जो लड़की होती है वो अपने 2 साल के भाई को गोदी में उठा के चल रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब उसको खुद का नहीं पता, इसको उठा रही है और उसको पूरा प्यार करती है। सही में वो उसको पूरा, उससे ज़्यादा उसको कोई नहीं केयर कर रहा है उस समय। तो फिर कोई भी आ जाए, ठीक है ना, वो 5 साल वाली फिर ना बहुत छोड़ दो, गाँव में जाना पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो वर्क प्रेशर उनके ऊपर जा रहा है, तो उससे उनको बाहर निकालने के लिए कौन कौन से, तो एक्चुअल में जो अर्ली ईयर्स पे जो बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके से स्कीम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं मिड डे मील स्कीम काम कर रहा है, ठीक है ना। जो पोषण रखा गया है वो उस पर काम कर रहा है, पोषण आहार वगैरह जो देते हैं तो वो सारा चीज़ उसके ऊपर काम कर रहा है। क्लियर है, ओके। तो ये तो हो गया एजुकेशन। इससे रिलेटेड आप और बताना कि मिडिल स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आज गांव ऐसे कोई गांव है जहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है, तो उनको एक गांव से दूसरे गांव तक एक गर्ल को जाना है और वहाँ से वापस आना, सड़क नहीं है, जंगल के बीच से जाना है, नहीं जाएगी। पहली बात तो जाने पहुँचने का एक समस्या, फिर उस जगह से वहाँ तक पहुँचे उसके लिए और बहुत सारी समस्याएँ, सिक्योरिटी की समस्या। अब इतने दूर जाके वहाँ पढ़ रही तो वहाँ पर अलग तरह से कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सभी इशू को देख के ज़्यादा बेटर क्या समझाता है कि घर ही में रहे, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उस चीज़ों से वो नहीं बढ़ पा रही है। तो किस तरीके से उस चीज़ों को गवर्नमेंट क्या करेगा, जस्टिफाई कर रही है। तो गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम चला रही है, फर्स्ट थिंग ये इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो पहला तो कहाँ पर आता है, एजुकेशन। सेकेंड, वुमेन हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड, महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स कौन कौन सी हैं बताइए। दाई दीदी क्लिनिक को, ठीक है, अभी तब नया नया चालू है। और सुपोषण, वेरी गुड, एक अच्छा स्कीम क्या है, पहले तो उनका न्यूट्रिशन और उनके एनीमिया को ख़त्म करना है। वो जो चैलेंजेस हैं एनीमिया और न्यूट्रिशन की समस्या, उसके लिए सुपोषण अभियान। हाँ, और जननी सुरक्षा योजना, वेरी गुड। मातृत्व योजना, हाँ, सुचिता, और कौशल्या मातृत्व वंदन योजना, ठीक है। और नोनी शिक्षा, नोनी सशक्तिकरण, हाँ। और पता है ना स्कीम्स, मैं स्कीम्स में आपको करा भी दूँगा, टेंशन मत लो, तो मैं कराऊंगा ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होगा उसके बारे में बात करोगे, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पहले तो सिंपल सा जो एनीमिया और एक बेसिक डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स से रिलेटेड जितने भी हैं वो तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्लियर हो रहा है। जो रिप्रोडक्टिव राइट्स से रिलेटेड है उसमें सारे पे क्या कुछ किया गया है। अभी तक किसी ने ये भी नहीं बोला कि गवर्नमेंट अभी कुछ ऐसे स्कीम्स ला रही है, जैसे पिंक मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है ना,
क्या क्या? हाँ, वन स्टॉप सेंटर तो सिक्योरिटी के लिए है, मैं वो चीज़ के बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उसमें आएंगे, सिक्योरिटी इशूज़ में आएंगे उसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इन चीज़ों को फोर्स करेगी और किस तरीके, हेल्थ, फिर वुमेन सिक्योरिटी, स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा, हाँ अभिव्यक्ति ऐप, देखो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अब जितने भी हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, ऐसे जिनको डेस्टिट्यूट्स को छोड़ दिया गया उनको फिर से अब घर पे ला के रखते हैं, ठीक है। जो विडोज़ है उनकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया जाता है, हाउस बनाए जाते हैं, अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन सिक्योरिटी के रिलेटेड कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स लाए गए, मैं आपको दूंगा ना इसके पूरे, ये जो स्कीम्स है कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। यहाँ पर कौन कौन से स्कीम्स को डाल सकते हैं, पहले एरिया को अच्छे से समझ लो। तो एक हो गया आपका वुमेन एजुकेशन, सेकंड इज वुमेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, थर्ड वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सखी वन स्टॉप सेंटर, लिख ही लो, चलो सखी वन स्टॉप, ठीक है। वुमेन सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या था, रेप केसेस, उसके लिए क्या लाया गया, विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइन उसको भी यहाँ पर डालोगे सिक्योरिटी इश्यूज में कि उसके हिसाब से प्रोटोकॉल से विशाखा गाइडलाइन। हाँ, वुमेन सिक्योरिटी में और क्या आ जाएगा, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ऐप। महिला सुरक्षा में और क्या किया गया है, कहीं ना कहीं एक राइट के रूप में क्या दिया गया है उनको, निःशुल्क नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली क्या कर दिया है, राइट टू मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो ये अगर वो शादी कर रही है, विवाह कर रही है, तो उनकी सुरक्षा सरकार कराती है, उनको प्रॉपर एक जगह पे ठहरने की व्यवस्था प्रोवाइड कराई जाती है, घरों को आपस में बात करने की व्यवस्था की जाती है। तो राइट टू मैरिज जो है वो वुमेन सिक्योरिटी अगेंस्ट द ऑनर किलिंग है। राइट टू मैरिज जो है वुमेन सिक्योरिटी अगेंस्ट ऑनर किलिंग, राइट टू मैरिज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर पुलिस डायरेक्टली उनको प्रोटेक्ट करती है। और हाउस होल्ड वायलेंस के लिए, घरेलू हिंसा के लिए, घरेलू हिंसा अधिनियम डायरेक्टली हमारे यहाँ पर, तो घरेलू हिंसा सबसे इम्पोर्टेंट तो घरेलू हिंसा है, ठीक है ना। डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पेपर 7 में पूरा पढ़ोगे इसी को, महिलाओं से रिलेटेड आईपीसी, सीआरपीसी सब में उसके बारे में दिया गया ना। तो महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से लेकर ये हर चीज़ें कहाँ पर, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी है और यहाँ पर उसके रिगार्डिंग काम किया जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग वुमेन एजुकेशन, सेकंड वुमेन हेल्थ, थर्ड वुमेन सिक्योरिटी। हाँ, फोर्थ बताएंगे क्या, इकॉनमी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता, उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, स्टैंड अप। तो पहली बात तो प्रमोशन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं को कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मौका देना, जिसके अंदर जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्टैंड अप है, स्टार्टअप हो। छत्तीसगढ़ सरकार खुद महिला उद्यमियों के लिए नीति लाई है, तो महिला उद्यमी नीति है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद आता है वुमेन्स को जॉब देना, गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उनको आरक्षण का प्रावधान। हाँ, उसके बाद वुमेन स्व सहायता ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके लिए क्या चलता है, ऋण योजना है, ठीक है ना, सक्षम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, सक्षम। फिर अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्टली पोषण में जोड़ा जाएगा, जो गवर्नमेंट ने करंट इनिशिएटिव लिया है वुमेन्स के लिए, उसके ऊपर बात रख सकते हो, ठीक है ना। आर्थिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना, वो भी यहाँ पर काम करेगा। वैसे तो महतारी वंदन सभी में आएगा, बट वहाँ पर तो बेसिकली आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्या, सुकन्या समृद्धि, तो सेंट्रल का, हाँ सेंट्रल का स्कीम्स भी लिखो, सुकन्या समृद्धि बिल्कुल चल तो रहा है, सुकन्या समृद्धि। नोनी सशक्तिकरण, वेरी गुड, नोनी सशक्तिकरण,
फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, महिला को जो बूढ़ी महिला है ठीक है ना वृद्धावस्था में, उनके लिए क्या है पेंशन योजना है। क्या विवाह, वो सामाजिक सुरक्षा में है, सोशल सिक्योरिटी में डालना, इकोनॉमिक के लिए थोड़ी ना। विवाह, विवाह कहाँ से इकोनॉमी में हो गया? कौन सा पंजीयन? कुछ अलग सा आवाज आ रहा था। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, हाँ वही तो लिखा है ना, उसी को तो लिखा है विधवा पेंशन योजना, उसी की बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एंगल में। चलो पॉलिटिकल राइट्स के क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक रूप से उनको सशक्तिकरण हेतु क्या क्या दिया गया है? पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल कि दे कैन फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, उनको संगठन बनाने का अधिकार है, जैसे कि महिला स्वास्थ्य सहायता समूह, उनका ही एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो अपनी एक वो आप क्या कर सकते हैं, एक संगठन बनाकर रह सकती हैं। फिर उसके बाद रिजर्वेशन तीनों लेवल पे, पंचायत से लेकर टॉप लेवल तक। छत्तीसगढ़ में तो आपको राज्यसभा को छोड़कर दोनों में है वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वुमेन रिजर्वेशन। हाँ, और राजनीतिक रूप से, और बताओ, महिला सशक्तिकरण राजनीतिक रूप से, रिजर्वेशन इन द सीट्स टू लोकसभा, और वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। इसको छोड़कर और क्या है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में? राइट टू वोट, चुनने का अधिकार जो महिलाओं को दिया गया है ना, कि नहीं दिया गया है, वोटिंग राइट्स भी जो दिया गया वो भी उनका डायरेक्टली पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है, और वो इक्वल है। 1 वोट ऑफ वुमेन इज इक्वल टू द 1 वोट ऑफ मैन। हाँ, स्कीम जो है ना वो आरक्षण के अंदर ही लिखोगे ना, नारी शक्ति वंदन जो है उसको आरक्षण के अंदर ही लिखोगे ना। फिर उसमें ये भी बताओगे शुरुआत में कि छत्तीसगढ़ में जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक महिलाएं हैं, प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो परसेंटेज वाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर छत्तीसगढ़ में है। मोर देन 17% हो गई हैं अभी तो, 21 हो गए ना अभी तो। 21% महिलाएं जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे रही है छत्तीसगढ़ के स्टेट असेंबली में, जो इंडिया में सबसे अधिक है, ठीक है। इवन वुमेन मिनिस्टर भी है एक, पर एक ही क्यों है, और हमेशा महिला विभाग ही क्यों दे देते हैं भाई? वही होता है ना, हर बार एक वुमेन को बनाते हैं और वही विभाग पकड़ा देते हैं। इस बार पहली बात तो कम से कम आया कि एक मुख्यमंत्री के नाम पे चला रहे नुका सरुता, नहीं तो वुमेन्स को और कुछ नहीं दे रहे हैं, दूसरा विभाग कुछ तो दे देते, तो नहीं देना था? आपके हिसाब से देना था कि नहीं, और किसको और क्यों? हाँ, मैं क्या बताऊं? अरे अब मुझे पूछा वही आंसर सेम, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर बताओ आप, और क्या बताओगे? चलो एनीवे, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जहाँ पर वुमेन्स को हम लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये पूरे चीज़ों को लेकर एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप बात करोगे, ठीक है। अब इसी में जो आप ऐड करना होगा, जैसे सपोज करो महतारी बंधन करना है। महतारी बंधन वाला क्लास सभी अटेंड किए थे आप में से? ऐसा कोई जो नहीं किया है? 2-3 लोग हैं, तो ऑलरेडी है, वो यूट्यूब में भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं वहाँ से थोड़ा समझा रहा हूँ कि अब इसमें अगर आपको महतारी बंधन को लिखना तो आप किस तरीके से लेकर आओगे। ये तो हो गया डायरेक्टली एक वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आएगा, तो उसमें इन पॉइंट्स को लेकर और इसके ऊपर अपना कंक्लूजन डालकर या इसमें ऊपर अपना डेटा और स्कीम्स को डालकर आप ऐसे प्रेजेंट करोगे। तो फर्स्ट क्या कर रहे थे हम लोग, एक डेटा रिपोर्ट कर रहे थे, फिर वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग क्या क्या समझाया, फिर वुमेन एम्पावरमेंट को समझाते हुए उसके एरिया और उसके एरिया में क्या चुनौती है उन दोनों को लेकर बात कर रहे थे। फिर उसका एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव और उसकी समस्याओं से एक क्या किए, सॉल्यूशंस देने का प्रयास किए कि ये सब कुछ हो रहा है। इसका देख क्या लिखोगे आप लोग, वे फॉरवर्ड, जो उसका कंक्लूजन होगा, है ना, कंक्लूजन लिखोगे सिंपल सा जो भी है। इस तरीके से क्या होगा, ये ऐसे तो आपने बन जाएगा, पर अब इस ऐसे को तो आपने बना लिया। अब दूसरे एंगल पे बात करते हैं, जो हमारे ऐसे का एक और कोड था, महतारी बंधन स्कीम, ठीक है। अब महतारी बंधन पे हम लोग क्या क्या करना होगा उसको समझते हैं कि लिखेंगे कैसे। पहली बात तो फ्रेमिंग में तो यही सब चीज़ रहेगा जो चीज़ें चल रही थी। महतारी बंधन में उस स्कीम को हमको पहले तो सेंटर पे रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, उस स्कीम को हमको पूरे के पूरे टॉप के सेंटर पे रखना है। पहली बात तो आप क्या कर रहे होगे, एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन के लिए जो मैंने बताया ना, जो पोटली वाला, उसको ही लिखना आप, वो डायरेक्टली बात किया गया है किसमें, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो महतारी बंधन का डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर, और जो एग्जांपल्स दे रहा था मैं, फिशिंग एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ों को आप लिखना कि इससे एक महिला ने ये भी कहा, है ना,
ऐसे जनजातीय क्षेत्र की एक महिला ये कर सकती है, ग्रामीण क्षेत्र की महिला ये। आपको नाम नहीं लिखना, आप उसी 4-5 एग्जाम्पल को इंट्रोडक्शन बनाना कि जब महिलाओं को क्या बोलते हैं धन के रूप में सशक्तिकरण, धन के रूप में जब उनके सशक्तिकरण का पहला आयाम महतारी वंदन के रूप में रखा जाएगा, तो यह महतारी वंदन सरगुजा में रहने वाली एक महिला को अपने घर के सामान्य कार्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से आर्थिक अधिकार प्रदान करती है। तो वहीं रायगढ़ में रहने वाली एक महिलाओं को सिलाई मशीन के रूप में एक कार्य करने पे इस तरीके से लिख देना, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो भी क्या होगा, वो एक होगा क्रिएटिविटी, कि आपने उन सारी चीज़ों को अपने उसमें डालने का प्रयास किया कि देखो इतना कुछ होगा इससे, समझ आ रहा है, तो वो करना है। फिर उसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन बनाओगे कैसे, वो 4-5 मैंने जो पॉइंट बताया उन पॉइंट्स को लेकर उस इंट्रोडक्शन को आप पूरा फुलफिल करना, क्लियर है। फिर वहीं से आप जाना किसमें, नारी सशक्तिकरण के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट को लिखते हुए बट अभी जो 4 डायमेंशन उसको बेसिक तरीके से समझा देना। फिर इस वुमेन एम्पावरमेंट में महतारी वंदन नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्यरत। फिर इस योजना को एक्सप्लेन करना, महतारी वंदन स्कीम को प्रॉपर तरीके से डिटेल करना, इस स्कीम को यहाँ पर अच्छे से डिटेल करना 1-1.5 पेज में, कि महतारी वंदन योजना क्या है, उसका प्रावधान क्या है, उसमें नोडल एजेंसी कौन सी हैं, उस स्कीम के अंदर किन किन जगह पे लोगों को जोड़ा जा रहा है, कब उसके किस्त दिए जाएंगे, कितना रुपए रखा गया है, तो पूरा स्कीम का डिटेल जो ऑलरेडी उसमें मैंने करा दिया था, ठीक है। पूरा स्कीम का 1 मिनट अच्छा सा डिटेल बनाओगे। फिर जब इस स्कीम का डिटेल कंप्लीट करोगे, फिर इसी महतारी वंदन से ले जाकर क्या करना है, वुमेन इश्यूज को ओपन करना कि महतारी वंदन में ये सब कुछ दिया जा रहा है, इससे ये चीज़ बेनिफिट्स तो होगा, ठीक है ना। तो फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ स्कीम, उसके पूरे फ़ायदे की ना देना, 4-5-6 उसमें बताया है ना उस लेक्चर में, पूरा बेनिफिट्स मैंने कराया है, तो आप उस बेनिफिट्स को लिख लेना। फिर उसके बाद लिखना स्टैंडिंग इश्यूज ऑफ वुमेन बियॉन्ड महतारी वंदन। महतारी वंदन के आगे भी महिलाओं से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं वो कौन सी हैं और उसके लिए अभी क्या आयाम किए जा रहे हैं, और तो उनको लिखते हुए फिर लिखना कि इसी में महतारी वंदन एक नए रूप में आ रहा है, और जो ये योजनाएं चल रही हैं इन योजनाओं में महतारी वंदन को जोड़कर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक बड़ा कदम लिया गया है, क्योंकि ये सबसे कहाँ पर कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे महिलाओं के ऊपर कार्य कर रहा है। केवल महतारी वंदन पे लिखोगे फंस जाओगे, तो स्टैंडिंग में बताओगे कि ये सारे इश्यूज़ हैं, इसके लिए ये योजनाएँ चल रही हैं, तो वो सारा चीज़ प्रेजेंट कर रहे होगे, और फिर लास्ट में जब उसको कंक्लूजन पर ले जाओगे तो बताओगे कि इन सभी योजनाओं में जो आधारभूत कमियां थी या चीज़ें थी और जो भी चीज़ें हैं उसके साथ साथ महतारी वंदन भी एक बेहतर विकल्प के रूप में आया है, और इन सभी चीज़ों में जो क्या थे कमियां थी, उन कमियों में कहीं ना कहीं ये भी अपना एक योगदान सुनिश्चित करेगा। और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या किस क्षेत्र में है, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में है, दूसरी बात ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, जिनको अपना आर्थिक अधिकार नहीं है, उन सभी को एक विशेष रूप से अधिकार प्रदान करता है, और उस रूप में उसको कंक्लूड कर सकते हैं। समझ आ रहा है। तो अल्टीमेटली ऐसे लिखना यही है जो भी बताया मैंने, लिखना वही है। हमको मोस्टली क्या बताना है कि महतारी वंदन स्कीम है अच्छा, सब कुछ अच्छा है, पर ये स्कीम जो है ना इनको क्या कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है कि क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है। तो इन जो योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर इसका एडिशन है, और एडिशन के रूप में ये सबसे ग्राउंड लेवल वुमेन एम्पावरमेंट पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। समझ आ रहा है, दोनों अलग नहीं है। अगर आप उसको सिर्फ महतारी वंदन से जाओगे फिर वुमेन एम्पावरमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ज़्यादा। अभी बन जाएगा ऐसे, पक्का फॉर्मेट क्लियर है। ट्राई करेंगे लिखने का, मैं उसमें भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाऊंगा ही बनाऊंगा डेफिनेटली, तो वो मैं एक ऐसे तो लिख के आपको दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा ऐसे ही। अभी मैं उस तरह का नहीं पढ़ाऊंगा कि PDF लेकर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंगेजमेंट ज़्यादा होता है और उसमें बेहतर लगता है पढ़ाना भी, ठीक है। तो ऐसे तो मैं लिख कर दूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें जो डायमेंशन क्लियर किया, अभी जो डायमेंशन क्लियर किया और जो दूसरा डायमेंशन कहाँ पर था तो पहले पढ़ रहे थे, इन दोनों को मिलाकर एक स्कीम बनेंगे। अब देखो मोस्टली क्या होगा, जब मार्केट में आप ऐसे की किताब खरीद लोगे, कोई लिख के दिया होगा तो केवल वो महतारी वंदन के डॉक्यूमेंट पे बात कर रहा होगा, पर उतना नहीं होता है ऐसे। और कोई भी योजना केवल उतने छोटे से ब्रीफ आइडिया के लिए नहीं लागू की जाती है,
ठीक है ना। ऐसे में आपको पूरे डायमेंशन पे बात करना है कि महतारी वंदन आया, अच्छी बात है, सब कुछ लाभ होगा, अच्छा है, पर अभी चुनौती क्या है महिलाओं से संबंधित, उसका निराकरण कैसे होगा। क्या महतारी वंदन ही अकेला एक लौता योजना है जो सब कुछ सॉल्व कर देगा? नहीं कर पाएगा ना, 1000 रुपये में कुछ नहीं होगा। पर एक वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम जैसा है, ठीक है ना, कि महिलाओं को कहीं ना कहीं एक बेसिक इनकम प्रोग्राम के रूप में उसको लागू किया गया है। क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए, तो बन जाएगा मेरे ख्याल से अब वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़ और इससे रिलेटेड ऐसे करना फिर इसको आप लोग। दूसरा आता है आपका क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ में सतत विकास के आयाम या सतत विकास और छत्तीसगढ़। कराऊं? नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कराऊं अभी नेक्स्ट में? 9:30 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ में मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ाऊंगा इसको, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। इसके लिए क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ जो नया है अभी वाला, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। पहले ये चैप्टर नहीं होता था इकोनॉमिक सर्वे में, 16 चैप्टर थे, इस इकोनॉमिक सर्वे में 17वां चैप्टर है। और 17वां चैप्टर क्या है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड छत्तीसगढ़। और इसीलिए इस टॉपिक को मैंने पिक किया कि सतत विकास और छत्तीसगढ़ इस साल एसएमई बन सकता है, क्योंकि जो सबसे पहली डॉक्यूमेंट रिलीज की थी नई गवर्नमेंट आने के बाद, वो एसडीजी डॉक्यूमेंट ही था, एसडीजी विजन डॉक्यूमेंट था। एक ही डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने रिलीज की है, उसके बाद तो सर्वे तो लाते हैं, बजट लाते हैं, बजट और सर्वे को छोड़कर एक ही डॉक्यूमेंट रिलीज की थी गवर्नमेंट उस समय तक, और वो था एसडीजी विजन डॉक्यूमेंट 2030। समझ आ रहा है? जिसमें धमतरी जिला सबसे फर्स्ट आया था, आप लोग प्री के समय में देखा होगा, इसको पढ़े थे ना प्री के फैक्ट में। हाँ, तो वही जो डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट पे आया एज इट इज उठा के कहाँ डाल दिया गया, सर्वे का चैप्टर 17 बनाकर, और उसमें कुछ डेटा को दे दिया गया। अगेन वहाँ पर जब जाओगे तो ये दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में वो डेटा बहुत सारे हैं कि इसमें इतना स्कोर किया, इसमें इतना स्कोर किया। पर अब हम लोग देखेंगे कि एसडीजी के वो जो 17 मतलब के जो गोल्स हैं टोटल, है ना, उन गोल्स में कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितने कितने काम हुए हैं, या उस गोल से संबंधित कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं। जैसे कि पहला क्या है, जीरो हंगर, भुखमरी को पूरा खत्म करेंगे, तो उसके लिए आप बताओगे कि पीडीएस स्कीम, यूनिवर्सल पीडीएस दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि सभी को खाद्यान्न दिया जाएगा। अभी बोल भी दिया गया अन्न योजना के अंतर्गत, एक आया ना प्रधानमंत्री अन्न योजना भी, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, उसको इंश्योर किया जाएगा, जिसके लिए हमारा स्टोरेज है, भंडारण है, मार्कफेड है, पीडीएस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जीरो हंगर के लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे से जो रिलेटेड है, ठीक है। फिर एजुकेशन, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया, तो कुछ नहीं, डरना नहीं ऐसे में, क्या होता है सतत विकास सब कुछ। फिर छत्तीसगढ़ में सतत विकास के जितने भी क्या लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए या उस लक्ष्यों से संबंधित कार्य कौन कौन से हो रहे हैं, फिर हम एक एक करके सारे लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है बताते चलेंगे, और उन लक्ष्यों से संबंधित समस्याएं क्या है। हंगर, तो हंगर बताओगे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हंगर संबंधित, भूखमरी से संबंधित या भूख से संबंधित चुनौतियों के रूप में अनीमिया, ठीक है, कुपोषण है, तो ये सारी चुनौती दिखती है जिसका इतना इतना दर है, और इन दर को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने वर्तमान रूप में ये कदम उठाए हैं। उसमें मत घुस जाना, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर में मत घुस जाना, चैप्टर में सब नहीं लिखा है, हमें अपने बाकी स्टडीज से इन पॉइंट्स को बनाना है। चैप्टर में क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ एसडीजी गोल को पाने के लिए कौन सा कार्य कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन के रूप में, तो वो बता रहा है कि हम लोगों का इस एसडीजी गोल को पूरा मैनेज करने के लिए स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, ये स्टेट प्लानिंग कमीशन है, ठीक है ना। तो स्टेट प्लानिंग कमीशन है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है, फिर ये कमीशन लोग क्या कर रहे हैं, अंदर इसके कमेटी रन करती है, फिर वो कमेटी पूरा किस तरीके से नियंत्रण कर रही है। जब उसको पढ़ोगे लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर एकदम खराब लगने लगेगा। शुरू के 3 पेज अच्छे लगेंगे और 32 पेज का चैप्टर है, 3 पेज पढ़ने में मजा आएगा, 3 पेज के बाद लगेगा कि क्या चल रहा है और क्यों ही पढ़ रहे हैं। उतना बड़ा इकोनॉमिक सर्वे कोई चैप्टर नहीं है, 32 पेज का एक चैप्टर, मतलब पूरे बुक को डाल दिया उठा के। तो हमको ऐसे जब हम लोग उसको लिख रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, एसडीजी से सपोज करो, थोड़ा सा बस समझा दे रहा हूँ ना, एसडीजी छत्तीसगढ़। तो पहले तो आप बात करोगे कि सतत विकास क्या होता है, फिर सतत विकास कहाँ से आया, हिस्ट्री क्या है उसका, सतत विकास की शुरुआत और किस किस तरीके से हुआ, ठीक है। एसडीजी क्या है, हिस्ट्री क्या है एसडीजी का, फिर छत्तीसगढ़ इन एसडीजी इंडेक्स, या तो हम इसको इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं कि एसडीजी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का क्या क्या रैंक रहा, कितना रैंक रहा, हम आगे हैं पीछे हैं। जैसे टोटल हमारा एसडीजी स्कोर कितना है, 61, कंप्लीट एसडीजी स्कोर हमारा 61 है, और एसडीजी का जो 5th गोल है उसमें छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है, अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। और जितने भी इंडिया में टोटल जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में 19th रैंक में हम आते हैं।
तो ये हम बेसिक चीज़ वहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारा SDG का डेटा क्या बोलता है, ठीक है। फिर SDG के लिए हम लोगों ने क्या क्या वर्क किया है इसको पूर्ण करने के लिए, तो पहले तो वो बता देंगे कि हमने एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाया SDG के लिए कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद लक्ष्य, SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य किए, फिर लक्ष्य, उसके संबंधित चुनौती और सॉल्यूशन। इसको डायरेक्टली, क्योंकि 17 पैराग्राफ है आपके पास, पूरा तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि मरीन इकोसिस्टम का तो हम लिखेंगे नहीं, तो 17 में से कोई 8-10 को भी लेकर आप कर दो और एक तरफ इधर प्रॉपर एक डायग्राम बनाकर 17 SDG गोल्स को या तो इसी के साथ अच्छे से समझा देना कि ये 17 गोल है। फिर उन 17 गोल्स पे जो काम किया गया है उसके बारे में बात करें। समझ आ रहा है? तो ये बहुत आसान सा ऐसे होगा, एकदम ही आसान ऐसे, ये तो सही बता रहा हूँ, ये तो एकदम, ये तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, सब में प्रॉब्लम्स पता है और उसके सॉल्यूशन के रूप में योजनाओं की तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? तो SDG इन छत्तीसगढ़ करा दूंगा वैसे अगले क्लास में। ये दोनों ऐसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक आपका महतारी वंदन से रिलेटेड जो था, एक होलिस्टिक ऐसे बनाकर दूंगा, महतारी वंदन और महिला सशक्तिकरण एक ही में करके दूंगा क्योंकि पढ़ाया वैसे ही है, तो आप वो दोनों को समझ जाएंगे, ठीक है ना। महतारी वंदन, महिला सशक्तिकरण और एक दूंगा SDG। वीक में किसी एक दिन आ जाएगा आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट, और वो दोनों डॉक्यूमेंट को आप रखेंगे और उससे अपना ऐसे को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीक जो छत्तीसगढ़ में ऐसे करेंगे, कौन सा था, इकोनॉमिक एंगल्स में देखो क्या है, आर्थिक में। अच्छा, एक करेंगे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा चुनौती करेंगे क्या, नहीं, नक्सल तो मेरे को नहीं लगता, टूरिज्म नहीं, अच्छा बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, ठीक है, नक्सलिज्म, क्योंकि वो लोग एक्टिव है ना कि नक्सल को ख़त्म करना है, उनके उसमें भी था ना कि नक्सल को ख़त्म करेंगे, घोषणा पत्र में था ना। तो एक करेंगे वो नक्सलिज्म वाला, और छत्तीसगढ़ बजट से रिलेटेड एक ऐसे करेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट का एक ऐसे करेंगे और एक नक्सलिज्म, तो वो दो ऐसे को अगेन डिस्कस करेंगे और फिर वो दोनों बना कर दूंगा मैं आपको। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब है अपना टेस्ट ऐसे का अगला? अभी छत्तीसगढ़ का टेस्ट होगा मेरे ख्याल से, 3 टेस्ट है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का या 4 है? 3 है, तो उसके बाद होगा, तो 3 हफ्ते हैं, तो 3 हफ्ते भी छत्तीसगढ़ के ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर उसका इंटरनेशनल पढ़ाऊँगा, इंटरनेशनल और इंडिया का फिर 1-2 ऐसे और कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है।